Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aurangzeb and I am Assistant Professor of Physics at Government Postgraduate College Atak. BSc ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज के लेक्चर का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। व्हाट इज़ इंटरफेरेंस? पहले हम इंटरफेरेंस डिफ़ाइन करते हैं, फिर इंटरफेरेंस की टाइप्स देखते हैं और उसके बाद मैथमेटिकली हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस जो है उसकी कंडीशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरफेरेंस इंटरफेयर से है जिसका मतलब है मुदाखलत करना, यानी व्हेन टू और मोर वेव्स कंबाइन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट they are said to interfere and the phenomena is called interference। दो या दो से ज़्यादा वेव्स जब एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं तो ये इंटरफेरेंस कहलाता है। आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि हम मोस्टली इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स स्टडी करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स जो है वो प्रोमिनेंट है और तीन तरह के जो इंटरफेरेंस हैं, जिससे हम इंटरफेरेंस इन स्पेस, इंटरफेरेंस इन टाइम व्हेन वेव्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इंटरफेरेंस इन स्पेस व्हेन वेव्स आर ट्रैवलिंग द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो इंटरफेरेंस हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त, ये इंटरफेरेंस इन स्पेस है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बीट्स स्टडी करेंगे जो इंटरफेरेंस इन टाइम होता है, और इस टॉपिक से अगला टॉपिक जो है वो स्टेशनरी वेव्स का है जो कि इंटरफेरेंस इन स्पेस है बट वेव्स आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तीनों जो है वो असल में इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स हैं, ये तीन फिनोमेना जो मैंने बात की है। तो यहाँ आप जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं कि ये दो वेव्स हैं, अब एक दूसरे को सुपरपोज कर रही हैं। ये सर्कुलर रिपल्स हैं और इसमें ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ये सुपरपोजिंग एरिया है जो आपको कर्सर दिखा रहा है, जिसमें दोनों रिपल्स जो हैं या दोनों वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज कर रही हैं। तो रिजल्टेंट वेव फॉर्म कैसे बनेगी? रिजल्टेंट वेव फॉर्म जो है वो स्ट्रांगली डिपेंड करती है ऑन द रिलेटिव फेजेस या फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव्स। दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि फेज़ क्या होता है। इससे पहले आप साइनोसाइडल वेव्स की इक्वेशंस को भी स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ चुके हैं। मेक श्योर कि ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये आप अच्छी तरह जानते हो इस टॉपिक को समझने के लिए। तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनेगी वो चूँकि फेज़ डिफरेंस पे डिपेंड करती है और फेज़ डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ डिफरेंस ऑफ वेव्स। ये जो पाथ डिफरेंस है ये हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, फ्रॉम सोर्स टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोनों वेव्स ने जो डिस्टेंस कवर किया है उनके जो पाथ का फ़र्क है उसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो जो पाथ डिफरेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेज डिफरेंस, लिहाजा रिजल्टेंट पैटर्न जो है वो फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम पहले इंटरफेरेंस की टाइप्स देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो ट्रांसवर्स साइनोसाइडल वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ इक्वल है। यहाँ ज़हन में रखें कि हम जो इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं इसमें हम सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ की बात करते हैं ताकि हम उसे ऑब्ज़र्व कर सकें। तो एम्पलीट्यूड जो है दैट मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, वही बात हम आखिर में करेंगे कि अगर एम्पलीट्यूड इक्वल ना हो दोनों वेव्स का तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ हम जो दो साइनोसाइडल वेव्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं उनमें एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दोनों का इक्वल है। ये नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये दोनों वेव जो हैं सपोज़ एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। अगर दोनों वेव्स एक दूसरे को इस तरह से सुपरपोज करें कि एक दूसरे का इफ़ेक्ट बढ़ाएं तो फिर ये फिनोमेना जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। इफ़ टू वेव्स सुपरपोज इन सच ए वे दैट दे एनहांस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर then it is said to be constructive interference। ये दोनों वेव्स हैं, वेव वन ये इसका क्रस्ट है, ट्रांसवर्स वेव है ये इसका ट्रफ है। इस तरह ये दूसरी वेव है, ये इसका क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है और ट्रफ जो है वो ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है।
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लार्ज है। ये रिजल्टेंट वेव है, ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड लार्ज है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। और इफ़ टू वेव्स सुपरपोज इन सच ए वे दैट दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इन अदर वर्ड वेव एक दूसरे को अगर कैंसिल करें, एक दूसरे के अपोजिट सेंस में उनका एम्पलीट्यूड हो या डिस्प्लेसमेंट हो तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो ये फिनोमेना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो क्रस्ट है पहली वेव का, ये ट्रफ पे फॉल कर रहा है, और पहली वेव का जो ट्रफ है वो दूसरी वेव के क्रस्ट पे फॉल कर रहा है। तो अगर एक वेव का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पे फॉल करता है तो ऐसी सूरत में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये ज़ीरो होगा अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर है। तो ये फिनोमेना जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इंटरफेरेंस दो टाइप का हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हम मैथमेटिकली देखते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा और रिजल्टेंट वेव फॉर्म कैसी होगी। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास हो जनरल केस में दो वेव्स हैं, जो फेज़ कांस्टेंट है पहली वेव का φ1 और दूसरी वेव का जो फेज़ कांस्टेंट उसको φ2 कह दें। तो ये जो इक्वेशन ऑफ टू वेव्स हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, इससे पहले आप साइनोसाइडल वेव की इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 लिखी हुई है ये असल में साइनोसाइडल वेव की इक्वेशन है। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे y1 ऑफ xt लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम t पर, और जो पोजीशन है वो x है। ये दोनों वेव्स अलॉन्ग x एक्सिस ट्रैवल कर रही हूँ तो तब हम इनकी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है y1 ऑफ xt, y1 फंक्शन ऑफ पोजीशन है और फंक्शन ऑफ टाइम है। तो राइट साइड पे ym कैपिटल y ये एम्पलीट्यूड है इसका, और साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई, ये जो साइन थीटा है ये इसकी वेव शेपर है। ये साइनोसाइडल वेव है। साइनोसाइडल वेव की इक्वेशन हम ऐसे लिखते होते हैं। तो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस φ1 ये इसका टोटल फेज़ कहलाता है, और इसमें φ1 जो है ये फेज़ कांस्टेंट है। तो सिमिलर टाइप की सेकंड इक्वेशन, यानी ये दोनों वेव जो हैं दे आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो दोनों का जो दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ देखें दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो वाई एम मीन एम्पलीट्यूड बराबर है। तो हमने यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड की बात की है। ये दोनों वेव जब ट्रैवल करते हुए एक दूसरे को सुपरपोज करें तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पोजीशन या टाइम पे वो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत y1 ऑफ xt प्लस y2 ऑफ xt। तो इनमें आप जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों वैल्यू पुट कर दें। जब आप वैल्यू पुट करके तो आप इसको ज़रा ym कॉमन ले लें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। तो उसके बाद ये इसको फाइनल रिज़ल्ट और सिंप्लीफाई करने के लिए आप साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएं तो आपके पास रिज़ल्ट जो आ जाता है y ऑफ xt, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, सॉरी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है 2ym cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई डैश। ये आपके पास रिजल्टेंट वेव फॉर्म आई है। पहले तो अब ये देखें कि यहाँ पे एक मतलब फिर साइन थीटा आ रहा है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप डेल्टा फाई और जो फाई डैश है दोनों की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। फाई डैश जो है φ1 प्लस φ2 बाई 2 है और डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है। तो यहाँ फाई डैश जो है वो आसानी के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि लंबी फ्रैक्शन ना बने, और इसी तरह से डेल्टा फाई भी लिख दिया है। लेकिन यहाँ ज़रा गौर करें तो पहले तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म है वो साइनोसाइडल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी साइन थीटा आ रहा है, यानी ये साइनोसाइडल है। तो अगर दो साइन वेव एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनेगी वो भी साइन वेव ही होगी। और दूसरा जो इसमें ब्रैकेट के अंदर है 2ym cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2, ये इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके सामने है 2ym cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2। चूँकि एम्पलीट्यूड जो है उसमें नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं होती तो इसलिए हमने इसको मॉडुलस में लिख लिया है। अब अगर डेल्टा फाई वेरी स्मॉल है, ये डिपेंड करता है कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है।
180 डिग्री के कंपेयर इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज़ नियरली 2 m। 2 यहाँ कैपिटल YM है, ये स्मॉल y लिखा हुआ है तो इसको आप कैपिटल ही समझिए, ये ऊपर वाला 2 YM है। तो जिस वक्त डेल्टा फाई बहुत ही कम होगा यानी नियरली ज़ीरो होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नियरली 2 m होगा। और अगर डेल्टा फाई एग्जैक्टली ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि दो वेव जो हैं वो हर जगह सेम फेज़ रखती हैं, उनमें फेज़ डिफरेंस नहीं है। एक का क्रस्ट जो है वो दूसरे के क्रस्ट पे और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे फॉल करता है। यहाँ वैलीज़ का मतलब ट्रफ है, कोई आप जो कॉमन टर्म यूज़ करते हैं वही यूज़ करते रहें। तो ये जो है हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, यानी अगर फेज़ डिफरेंस ज़ीरो हो तो हमें मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। और फिर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड का 2 गुना होगा। और अगर फेज़ डिफरेंस जो है वो 180 के करीब हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नियरली ज़ीरो होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 180 के जितने करीब जाएगा डेल्टा फाई फेज़ डिफरेंस उतना ही एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। और अगर डेल्टा फाई एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द वेलीज ऑफ अदर, यानी एक का क्रस्ट दूसरे की ट्रफ पे फॉल करता है। पहले हम डायग्राम में ये बात देख चुके हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है, इसको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो जो लास्ट स्लाइड में इक्वेशन 4 थी, ये साइनोसाइडल वेव है, वो बात हम पहले कर चुके हैं। Thus adding two sine waves of the same wavelength and amplitude always gives a sine wave of the identical wavelength, यानी दो साइन वेव जिनकी वेवलेंथ सेम हो, दो साइन वेव्स जिनकी वेवलेंथ सेम हो, उनका जो रिजल्टेंट बनता है उसकी भी वेवलेंथ उतनी होती है। और अगर एम्पलीट्यूड बराबर हों तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड 2 m होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बराबर ना हो, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में ये शर्त नहीं है कि एम्पलीट्यूड बराबर हो। वी कैन आल्सो ऐड कंपोनेंट्स दैट हैव द सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। हम उन कंपोनेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं जिनकी वेवलेंथ सेम हो लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो साइन वेव तो होगी, उसकी वेवलेंथ उतनी ही होगी, बट जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो ये जो इक्वेशन हमारे पास यानी 2 m cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2, ये इस इक्वेशन से डिटरमिन नहीं होगा। मीन कि ये इक्वेशन 4 की तरह सिंपल नहीं है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैं वो क्या बनती हैं।